the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार इस बार पूरे देश को था, यहां तक कि बाजार को भी था, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो गई है। ये जो सिचुएशन इस समय चल रही है जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो, या फिर घरेलू स्तरों पर अगर महंगाई के मोर्चे पे देखा जाए तो, इस समय आरबीआई पॉलिसी जो आई है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है और इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। पहले कुछ पॉइंट्स बता देते हैं कि आरबीआई पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, रेपो रेट को तो जस का तस रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी हमारी आपकी ईएमआई घटने बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। 5.25 पर रेपो रेट को रखा गया है और इसके साथ ही न्यूट्रल स्टांस आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रख रहा है आरबीआई। लेकिन अब ये न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन के मोर्चे पर क्या कुछ कहा गया है, और जीडीपी ग्रोथ रेट को भी यहां पर मेंशन करना जरूरी है कि प्रोजेक्शन जो है वो घटा करके 6.6% किया गया है 6.9% से। तो अब इस पूरे मामले का मतलब क्या निकल करके आ रहा है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शरद कोहली जी मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अर्निमा, आपको और गुड रिटर्न्स के ऑल द गुड व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स को माय ग्रीटिंग्स। थैंक यू सर। सर, रेपो रेट 5.25% पर रखा गया, इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि दायरे में है, हमारी जो लिमिट है 4% की उससे नीचे है, 3.48% पे है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% कर दिया गया, सीधे सीधे 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती है, 6.9% का प्रोजेक्शन था। क्या कुछ इस पॉलिसी से सामने निकल करके आ रहा है, इसको कैसे समझे? देखिए, पॉलिसी एक्सपेक्टेड टर्म्स पे है, मुझे नहीं लग रहा था इस बार रेट चेंज होगा। रेपो रेट 5.5 रखा गया है, एमएसएफ एसडीएफ जो 5.5 और 5% के आसपास है। खैर वो आम आदमी के लिए इतने काम का नहीं होता है। जीडीपी का रेट वाकई में नीचे किया गया है, 30 बेसिस पॉइंट उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। दो चैलेंजेस आरबीआई गवर्नर साहब ने बताए हैं। पहला चैलेंज है एनर्जी प्राइसेस, दूसरा चैलेंज है सप्लाई डिसरप्शंस। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती नहीं है। एक तो ये बात उन्होंने खुले तौर पर बोली है कि हम उससे बिल्कुल अछूते नहीं है। जब 88% हमारा क्रूड बाहर से आता है तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से और हमें जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का शॉक जो है वो बाकायदा इस समय लग रहा है और अर्थव्यवस्था को स्लो डाउन होने की उम्मीद है। दूसरा जो थोड़ा सा डराने वाला आंकड़ा था वो था इन्फ्लेशन का। उन्होंने इन्फ्लेशन को रिवाइज करके 5.1% कर दिया FY 27 के लिए। तो 5.1% का मतलब है कि आपको आने वाले जो 2-3-4 महीने हैं मुझे वो टफ नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है कि इन्फ्लेशन जमीनी तौर पे शायद इससे ज्यादा है, क्योंकि जब लोग सामान लेने जाते हैं दुकानों पर तो उनको जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो ये 5.1 से ज्यादा बताता है। हालांकि लास्ट रिकॉर्डेड जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.48% है। तो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन के एक नंबर्स हैं, पर ग्राउंड लेवल पे वही मुझे लगता है अर्निमा के सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिटेल स्तर पर कुछ लोग इसमें प्राइसेस को आर्टिफिशियली और ज्यादा बढ़ा रहे हैं जितनी बढ़नी चाहिए उससे ज्यादा। तो कुल मिला के देखें तो आई थिंक थोड़ा सा टफ टाइम है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, ज्यादातर विकसित देश हैं, वो मुझे लगता है वो रिसेशन के दरवाजे पर हैं या रिसेशन में आ चुके हैं। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड छिड़ा है कि आप अपने आप को रिसेशन में मत बताइए और आर्टिफिशियली अपने आप को 0.2, 0.3% की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार दिखाते रहिए। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर एक स्टिग्मा नहीं लगता, एक स्टैम्प नहीं लगती है रिसेशनरी कंट्री की। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिसेशन में नहीं है। तो जहां दुनिया रिसेशन में है तो उसका रिपलिंग इफेक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। ज्यादा चिंता की बात मुझे लग रहा है जो क्रूड पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं जो $7.5 के आसपास बढ़ चुकी हैं, और अभी भी अगर क्रूड ऑयल फिर $95-96 पर आ गया है, कल थोड़ा सा 92-93 के आसपास गया था, 93 के आसपास, अगेन इट इज बैक टू 95-96। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल अगर यहाँ से और ऊपर जाता है, क्योंकि अभी भी कोई समझौता होने की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की कोई उम्मीद तो नहीं नजर आ रही। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयान बदस्तूर जारी है, वो कभी कुछ चल रहा है। कभी ईरान की घोषणा भी अपनी तरफ से कर देते हैं, कभी अपनी घोषणा अपनी तरफ से बदल देते हैं। सो आई थिंक ऑल दैट इज गोइंग ऑन। हमने आपको शायद मैंने आपके चैनल पे पहले बताया था, हमने ऑफिस में एक ट्रंप मूड इंडेक्स बनाई हुई है जी, और 2 अप्रैल 2025 को हमने इंडेक्स बनाई थी। आज उसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, करीब 13-14 महीने इस इंडेक्स को बने हुए आ रहे हैं, और ये इंडेक्स अपने पूरी बहार पर है। कभी मोदी जी को अपना फ्रेंड बताते हैं, फिर उसके बाद 12.5% भारत पे टैरिफ भी लगा देते हैं। सो आई थिंक हिज मूड स्विंग्स जो उनके हैं वो लाइक नॉर्मल वो चल रहे हैं। तो इसलिए जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, मुझे लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है। और खुल भी गया और निमा
तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू कम बैक टू नॉर्मल। तो मुझे तो अब ये लग रहा है खुल भी गया तो ये फिर कुछ महीने तक लग जाएंगे इसको वापस आने में। सो आई थिंक लोग जो गुड रिटर्न्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हमको और आपको सुन रहे हैं, उनको थोड़ा कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो खासकर बहुत मुश्किल रहने वाले हैं महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि मार्केट जो है वो हिल के नहीं दे रही है, वो वहीं 23-24 हजार के बीच में घूम रही है। 24,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जब जब उसको टच करती है फिर नीचे आ जाती है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, ऑल थैंक्स टू वन पर्सन, एक व्यक्ति की वजह से दुनिया भर में आज ये हम सब हमारा पूरा विश्व इससे सफर कर रहा है। सो कुल मिला के आरबीआई की पॉलिसी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लगभग वैसी ही आई है। पर आने वाले समय में अगर ये इन्फ्लेशन ऊपर रहा तो आपको रिपो रेट अगर बढ़ भी जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी इन द टाइम्स टू कम। ओके, फिलहाल तो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया, ये कहीं ना कहीं राहत की बात भी देखी जा सकती है अगर अभी इन्फ्लेशन को देखा जाए तो। लेकिन सर एक और हाईलाइट था इस पॉलिसी का, वो बेसिकली थोड़ी देर के लिए बाजार को थोड़ा कंफ्यूज भी करके गया। वो हाईलाइट था बॉन्ड मार्केट को लेकर के। बॉन्ड मार्केट को लेकर के क्या हाईलाइट था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक बड़ा अध्यादेश ऑलरेडी सरकार ला चुकी है, लेकिन क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी थी, आरबीआई को अनाउंस करना था, तो आरबीआई ने इसको अनाउंस किया है। G-Secs में FIIs को कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिली है। सर इसको भी थोड़ा सा हम आसान भाषा में आपसे समझना चाहते हैं, और बाजार क्यों कंफ्यूज हो गया इसको लेकर के, क्योंकि जब पॉलिसी की कमेंट्री चल रही थी, गवर्नर की कमेंट्री चल रही थी, तो बाजार बहुत तेजी से शूट अप किया था, गैप अप दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन आया। हालांकि अभी फिर से एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। डिस्काउंट किया किसी चीज को बाजार ने? देखिए, पहले टैक्स की बात कर लेते हैं जो आपने पूछा है अर्निमा, कि बाजार बीच में कंफ्यूज हुआ। पहले तो मैं ये बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, इनको G-Secs कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। इसका रेट आजकल जो चल रहा है वो लगभग 7% का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो 7.1%, 7.2, फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, वो मैच्योरिटी के हिसाब से और टर्म के हिसाब से होता है। तो इस समय अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है अर्निमा वो 4.5% की है। तो भारत में इस पे टैक्स लगता था, 2 तरीके का लगता था। एक तो इनको जब बेचा जाता था तो इस पे जो प्रॉफिट होता था उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था 12.5% का, उसको माफ कर दिया गया है। दूसरा, जो इस पे से इंटरेस्ट कमाते थे, 2 कैटेगरी के विदेश से इंस्टीट्यूशंस आते थे, एक तो FIIs और FPIs लगाते थे, एक इसमें एक BIS होता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो भी इसमें पैसा लगाता है। तो ये लोग जब बाहर इंटरेस्ट अपना लेके जाते थे तो उस पे 20% TDS यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स इस पे कट जाता था। तो वो दोनों के दोनों अभी होल्ड कर दिए गए हैं। अब जब अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने, क्योंकि ये तो 2-3 दिन से पहले से ही चल रहा है, आपको याद होगा जब भारत कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस बना, तो ये तो चर्चा चल रही थी। क्योंकि आरबीआई बॉन्ड्स को एडमिनिस्टर करता है, तो नेचुरल बात है कि आरबीआई पॉलिसी में इसकी अनाउंसमेंट आनी थी। तो लोगों ने सोचा भाई ये खबर तो चल रही थी, आरबीआई के गवर्नर साहब अगर घोषणा कर रहे हैं तो हो सकता है इक्विटी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 12.5% FIIs और FPIs पे, शायद उसमें किया जाए। और मुझे लगता है ऐसी ये समय ऐसा है और उस पर करा जाना चाहिए था, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिए इस समय और हमें रुपए को भी स्थिर करना है। तो अगर बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ इक्विटी में जो पैसा लगातार जो सेल लगा रखी है, FIIs ने सितंबर 24 से करोल बाग रजौरी गार्डन वाली जो सेल लगा रखी है, मुझे लगता है वो सेल रुक जाती और यहाँ पर आपको फॉरेन कैपिटल फिर से भारत में आता हुआ दिखता। पर अभी खाली बॉन्ड्स के ऊपर हुआ है, ये बॉन्ड्स भी विदेशी मुद्रा लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस टैक्स की अमेंडमेंट की वजह से कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें बॉन्ड्स में निवेश आएगा विदेश से। एक और बदलाव किया गया जो कम लोगों ने नोट किया कि जो NRIs हैं उनके ऊपर लिमिट थी कि वो इक्विटी में कितना ले सकते हैं, उस लिमिट को भी किया गया, हालांकि उसका बहुत माइनर इम्पैक्ट होगा। तो पर जरूरत थी इस समय, अर्निमा मैं इस बात पे जोर देके कह रहा हूँ, जरूरत थी इस समय FIIs और FPIs को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत देने की, क्योंकि अगर ये 12.5 से घटा के 5% भी कर दिया जाता, पूरा माफ नहीं करते, तो उससे भी मार्केट को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। एक तरफ स्टॉक मार्केट, 3 फायदे होते, एक तरफ स्टॉक मार्केट इस समय आपको 1000-2000 पॉइंट निफ्टी में छलांग आता हुआ दिखता, दूसरी तरफ आपको रुपया स्थिर होता दिखाई देता, तीसरी तरफ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे फिर से एक बार भरते हुए दिखते, जिसकी चिंता की वजह से प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ी थी, वो 7 अपील जो उन्होंने करी थी
तो खैर एनीवे हो सकता है आने वाले समय में ऐसी कोई अनाउंसमेंट निकल कर आए, अगर भारत सरकार को या रिजर्व बैंक को ऐसी कोई अंदेशा महसूस होता है, हो सकता है अनाउंसमेंट अभी आ सकती है। दिस इज नॉट द एंड। ऑर्डिनेंस पास करके आप कभी भी ला सकते हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं भी आप तब भी ला सकते हैं, बाद में उसको पास करा सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की जा सकती है। पर ये एक बदलाव आया। इसमें एक बदलाव और है कि जो FIIs और FPIs और BIS 1 साल से पहले बेच के जाते हैं, उनके ऊपर 30 से 40% टैक्स लगता था, उसमें भी छूट दे दी गई है। तो आप लॉन्ग टर्म बेच रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेच रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ले जा रहे हैं, सबको कर मुक्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी राहत है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जो आर्बिट्राज है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में और भारत की G-Secs में, वो आर्बिट्राज बढ़ गया है। वहां 4.5% है, हमारे यहाँ 7% है, क्योंकि विदाउट टैक्स हो गया है। 7% मान लेता हूँ, तो 2.5% के आसपास का आर्बिट्राज हो गया है। ये आर्बिट्राज बहुत अट्रैक्टिव बना देगा भारतीय बॉन्ड मार्केट को। और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में जो पैसा लगातार जा रहा था, इसकी वजह से सोना चांदी वगैरह दबाव में थे, मुझे लग रहा है उसमें अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में अब कमी आनी चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी और हो सकता है भारत की तरफ इनका रुख हो। So over a period of time, this will probably help the Indian economy to a certain extent, Arnima. सर, FIIs वापस आएंगे अब इस मूव के बाद, ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके की बिकवाली हमने इस हफ्ते देखी है FIIs की, वो डरा रही है इस समय बाजार को। अब देखिए अर्निमा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। FIIs और FPIs में मैं 2-3 चीजें इसमें आपको बताना चाहूंगा। गुड रिटर्न्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को ध्यान से नोट करें। पहली बात तो FIIs, FPIs और इनका जो पैसा होता है, ये बहुत चल पैसा होता है, यानी बहुत ही लिक्विड पैसा होता है। और हमने एक एनालिसिस करी, मैंने, मेरी टीम ने, ये 2021, 22, 23 और कुछ तो प्री कोविड पीरियड के भी हैं, 2019 BC, मैं BC बोलता हूँ, बिफोर कोविड, तो उस पीरियड का भी पैसा है। तो इनको अब किसी को मान लीजिए 100 रुपए का मुनाफा हो गया है, तो अगर उसके पैसे आज 200, 250 हो जाते हैं बढ़ के, तो क्या उसको बेचने का राइट नहीं है? उसको बेचने का राइट है। वो मुनाफा, उसने अपने मुनाफे का एक ऑब्जेक्टिव तय किया हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने तय किया। और भारत की जो PE थी, अर्निमा ध्यान दीजिएगा, वो बीच में बहुत महंगी हो गई थी, हमारी वैल्यूएशंस बहुत हाई थी, 22 से 25% हमारी एक समय पर PE पहुंच गई थी। अब वो PE करेक्ट होकर आपकी 15, 17, 18 के आसपास आ गई है। तो अब भारतीय मार्केट अट्रैक्टिव हो रही है। और दूसरा क्या, हमारे से सस्ती मार्केट, आप भी महिलाएं, आप तो इस बात को समझती हैं कि हमें 4 दुकान पूछ के हम सामान लेंगे, जहां हमें सस्ता मिलेगा हम वहां पर खरीदेंगे जाके। तो अगर मुझे चाइना की, वियतनाम की, कोरिया की, जापान की मार्केट में मुझे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं उस मार्केट में जाऊंगा? मुझे पूरा राइट है उस मार्केट में जाने का। और ये किसी के सगे नहीं है FPIs, FIIs और निमा, ये तो मुनाफे के सगे हैं। इनको जहां 4 पैसे मिलेंगे वहां आएंगे। तो आपका जो सवाल था, क्या FPIs और FIIs वापस आएंगे? एक को मैं नाम देता हूं करण, एक को अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। वो डायलॉग पुरानी फिल्म का, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ समय बाद आपको ये वापस आते दिखाई देंगे। और ये अब भारतीय मार्केट जैसे जैसे रियलिस्टिक लेवल पे आ रही है, जैसे जैसे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत सारे इस समय स्टॉक्स हैं। अर्निमा, आपका तो बिजनेस चैनल है, सो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन एनीबडी एल्स। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, हम नाम तो नहीं लेते हैं, पर इस समय बहुत अट्रैक्टिव, जो लोग चाहते थे अगर इस प्राइस पे होता तो मैं उसमें निवेश करता, इस प्राइस पे होता तो मैं उसमें निवेश करता, तो आज वो अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुके हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू री इन्वेस्ट इन द मार्केट। फिलहाल चाइना की, वियतनाम की, आपको बताऊं, चाइना की जो PE है वो 10-12 के आसपास आ गई है। ऐसे वियतनाम, कोरिया, जापान, तो नेचुरली जब PE कम होगी, जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं, तो मार्केट एंटर करने के लिए अट्रैक्टिव। तो ये लोग अपना पैसा घुमाते रहते हैं, 1-2 साल इधर ले गए, 1-2 साल उधर ले गए, फिर वहां बेच के आए, फिर वापस आए। सो आई थिंक दिस मनी कीप्स मूविंग। इसमें को बहुत विशेष, और भारतीय मार्केट आत्मनिर्भर भी हो रही है। आप देखिए, जितना FIIs बेचते हैं अर्निमा, उतना ही हमारे जो देसी बॉयज हैं वो उतना खरीदते हैं, जिसको मैं DII को देसी बॉयज बोलता हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उतना वो कंधे से कंधा मिला के बाकायदा। परसों उन्होंने 8,900 करोड़ बेचा, इन्होंने 9,000 करोड़ खरीदा, कल इन्होंने 4-5 हजार करोड़ बेचा, उसी के आसपास DIIs ने खरीदा। आप डेटा देखिए। सो इंडियन इन्वेस्टर्स आर मैचिंग द सेल बीइंग मेड बाय, सो फॉरेन कैपिटल इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इंडियन कैपिटल, यानी कि विदेशी कैपिटल को भारतीय कैपिटल रिप्लेस कर रहा है। ये एक मैच्योरिंग मार्केट के साइंस है। तो बहुत विशेष हमें चिंता की बात नहीं। हाँ, इसकी वजह से रुपया दबाव में आता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर अंतर पड़ता है, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पर ये वापस आएंगे, आपके सवाल का सीधा जवाब दूं।
जी। सर रुपए आपने क्योंकि मेंशन किया है तो मैं रुपए का सवाल पहले ले लेती हूँ। हम आएंगे वापस से खरीदारी पर, बाजार में जो एफआईआईस कर रहे हैं, लेकिन रुपए के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी खास दर या फिर बैंक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा रुपए के प्रेशर को और थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत थी। मुझे लगता है ये जो घोषणा है और निमा, ये पॉलिसी अनाउंसमेंट में जो आरबीआई स्ट्रैटेजीज लगाता है उसकी पॉलिसी अनाउंसमेंट में जरूरी नहीं होती वो सारे मेजर्स को डिक्लेयर करना। रुपी डॉलर स्वैप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत समय से करता आ रहा है। इस समय उसको बहुत पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत प्रेशस हो चुके हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि आप पहले से अलर्ट करें कि इसमें से हम $10 बिलियन, $20 बिलियन और रुपए को नीचे लाने में लगाएंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई उसमें दखल देता रहता है। अब कुछ हमारे जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, जो $140 बिलियन विदेश से हमारा आता है, जो एनआरआई सेटल्ड है, भारत से बाहर अपने घर पैसा भेजते हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध होने की वजह से उनका पैसा भी आना कम हुआ है। दूसरा, एफडीआई की आपने अगर नंबर सुनी हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंसमेंट में, तो हमारे $90 बिलियन से ऊपर के ग्रॉस एफडीआई था, परंतु जो नेट एफडीआई था वो $7 बिलियन के आसपास था। यानी कि जितना एफडीआई आया, उन्होंने यहां से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भी शेयर्स में से अपना डिसइन्वेस्ट करके वापस करके लेके गए हैं। तो एफडीआई और आने की जरूरत है। एफआईआईस की हमने पहले ही बात कर ली, मनी ऑर्डर इकोनॉमी की बात करी। दूसरा, हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत बूस्ट चाहिए। अगर हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से और ऊपर जाता है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी मात्रा में आता है। और सबसे जरूरी बात, जो भारत जो आईफोन, सैमसंग के फोन्स बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके जो कंपोनेंट्स है और निमा, वो सारे इंपोर्ट हो आ रहे हैं। हम लोग ज्यादातर इसको असेंबल कर रहे हैं। भारत में कंपोनेंट बहुत कम बनते हैं। तो इसकी दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि हम निर्यात के लिए आयात करना पड़ता है हमको, क्योंकि हमें आईफोन्स और सैमसंग के फोन बाहर भेजने तो कंपोनेंट्स मंगाने पड़ते हैं। उसमें हम कटौती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सपोर्ट है। तो आई थिंक ये 4-5 सोर्सेस है। 2 ही तरीके हैं रुपए को स्टेबलाइज करने के। या तो आप डॉलर की इनफ्लोज बढ़ाइए, या फिर डॉलर की जो आउटफ्लोस है उसको कंट्रोल करिए, जो प्रधानमंत्री जी ने 7 अपील्स करी थी। रोम, इटली में जाके, कोमो में जाके, जहाँ रणवीर दीपिका की शादी हुई थी, कितने लोग वहां शादी करने पहुंच गए। हम भी वहां करेंगे जहाँ रणवीर दीपिका। तो मुझे लगता है इस तरीके की जो फजूल के खर्चे हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रोकना चाहिए। फजूल में जो फॉरेन ट्रैवल है उसको रोकना चाहिए। उन्होंने कहा सोना, $72 बिलियन का हमने सोना पिछले साल मंगाया। और निमा, सोचिए, 72 बिलियन। This was the third most imported commodity in India after crude oil and after electric and electronic equipment. Third most biggest commodity. तो मुझे लग रहा है कि अगर हम इंपोर्ट्स को चेक करें, अपना जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स है मत यूज करो। हार्ले डेविडसन, क्या फर्क पड़ जाएगा? हार्ले डेविडसन पे आप नहीं चढ़ोगे कुछ टाइम तो। बेंटले मत यूज करो, सो कुछ लग्जरी इंपोर्ट्स पे भी मुझे लग रहा है अब रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। और निमा, क्योंकि ऐसे समय में जब हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार, ये डॉलर की गुंडागर्दी है इस सारी समस्या की जड़ में, आपको मैं बताऊं। और डॉलर को मैं गुंडा बोलता हूं, क्योंकि गुंडा इसलिए, ज्यादातर दुनिया की समस्याएं आप देखिए डॉलर में छुपी हुई हैं। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं रुपया प्रेशर में, डॉलर की वजह से, क्रूड ऑयल में डॉलर, हमारी अर्थव्यवस्था दबाव डॉलर, महंगाई के पीछे डॉलर। आप देखिए डॉलर ने कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है। आई थिंक जितनी जल्दी डी डॉलराइजेशन दुनिया में होगी, उतनी जल्दी दुनिया को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें दे दिया सर। अगली बार इस पे डिस्कशन आप ही के साथ करेंगे डी डॉलराइजेशन को लेकर के। सर, आपने एक पॉइंट मेंशन किया था अपने पिछले जवाब में, आपने कहा था कि एफआईआईस आएंगे वापस और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वैल्यूएशंस अब काफी सस्ते हो गए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने इस हफ्ते बात की है और एक टर्म जो निकल के आया, उस सेक्टर का वैल्यूएशन तो बिल्कुल सस्ता नहीं दिख रहा है। और वो सर नया एज सेक्टर, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं जिसमें एआई सबसे तेजी से दिखाई दे रहा है, और सिर्फ चाइना और वियतनाम जैसे मार्केट्स में नहीं जा रहे एफआईआईस। जो पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर के यूएस में भी तो दिखाई दे रहा है ना, वहां पर भी तो तेजी दिखाई दे रही है यूएस मार्केट्स में, खासतौर से नैस्डैक में। तो ये सस्ते रिटेल सेक्टर्स कहां खरीद रहे हैं एफआईआईस? खरीद तो जा रहे हैं, निवेश तो जा रहा है एआई में, आईटी में, और भारत यहाँ पे पिछड़ता दिख रहा है। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया अर्निमा। और अगर मैं आपको कहूं कि जो वॉल स्ट्रीट है, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं काफी समय से और बहुत आपको तजुर्बा है। जो देश युद्ध में है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, वो देश युद्ध में इस समय $40 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ चुका है।
ठीक है, 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर उनको हर साल सर्विस करना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप अमेरिकन से जाके बात करिए, मेरे एसोसिएट ऑफिसेस हैं तो मैं तो सीधी बात करता हूँ, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, ग्रोसरी बिल बढ़ चुके हैं, हाउसिंग कॉस्ट वहां पर बढ़ चुकी है, लोग अपने उधार वहां पर मॉर्टगेज को वापस नहीं कर पा रहे हैं, नया निवेश अमेरिका में नहीं आ रहा है। जो बताया जा रहा है, आपको कितना सच बताया जा रहा है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो अर्थव्यवस्था की हालत, उसकी ग्रोथ की दर जो बताई गई है आपको, जीडीपी की अभी पिछले हफ्ते आई थी नंबर्स, 1.8 बताई गई है, उससे पिछले 1.4 के आसपास थी। असल में ये भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्यों बताई? कि एक व्यक्ति है जिसके सिर में दर्द है, बदन टूट रहा है, शरीर गर्म है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, थर्मामीटर वो लगाने नहीं दे रहा है अपने आप को, बुखार को वो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो अर्थव्यवस्था रिसेशन में है। आप बताइए, ऐसी अर्थव्यवस्था की स्टॉक मार्केट्स बल्ले बल्ले क्यों हो रही है? क्या स्टॉक मार्केट को फंडामेंटल्स के आसपास नहीं चलना चाहिए? देश आपका युद्ध में, और आपकी स्टॉक मार्केट रोज नए नए रिकॉर्ड्स, कल भी डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड छुआ है, नैस्डैक नए रिकॉर्ड पे, S&P नए रिकॉर्ड पे, बारी बारी करके। ये क्या हो रहा है? ये इस बात को बता रहा है अर्निमा कि वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी है जो पैसे को पंप कर रही है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि अमेरिका की 65% आबादी कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहाँ तो 20-25 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें भी सारे एक्टिव नहीं है, पर अमेरिका में 65% लोग शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वहां की शेयर मार्केट ऊपर जाती है ना, तो उससे जनता खुश होती है। वाह क्या बात है डोनाल्ड ट्रंप की, अरे वाह क्या सरकार है हमारी, देखिए हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है लगातार। आई थिंक दिस इज एन आर्टिफिशियल बबल जो वहां पर बिल्ड हो रहा है। और आपने जो कहा कि वहां पर जाके एआई में लगा रहे हैं, वहां भी बबल बिल्ड हो रहा है। ये अब सारे जग जाहिर बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बबल बिल्ड हो रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह सन 2000 के आसपास एक .com बबल बिल्ड हुआ था और उस तरह वो फटा था उस टाइम। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये जो पैसा वहां लगा रहे हैं वो उनको सावधान रहना चाहिए। मैं FIIs अगर आपके चैनल से कोई जुड़े हुए हैं या लोग उनको शेयर करना चाहें, बट इनका पैसा ज्यादातर सस्ती मार्केट्स में जा रहा है। दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेट मार्केट्स विच आर क्लोजर टू आवर कंट्री, चाइना, वियतनाम, कोरिया, जापान, एशियन मार्केट्स में जा रहा है। और ये जैसे ही प्रॉफिट होगा ये वहां उनको भी छोड़ देंगे, ये किसी के सगे नहीं है। ये जैसे मुनाफा होगा ये सिर्फ मुनाफे के सगे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। तो आई थिंक AI के बारे में मैंने आपको बता दिया। अमेरिकन मार्केट्स के बारे में आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। And I think American market जब ये बबल फटेगा, American markets will be in neck deep trouble. Okay, one last question sir, पूरे RBI पॉलिसी का एक जस्ट आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि FY27 में GDP ग्रोथ 6.6%, 30 BPS यानी बेसिस पॉइंट नीचे 6.9% से, इन्फ्लेशन अगर हम बोलें तो 4.6 का प्रोजेक्शन था, 5.6% का प्रोजेक्शन हो गया। सप्लाई शॉक की बात कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। और आरबीआई पॉलिसी से अलग हट करके अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ की अनाउंसमेंट कर दी है। ये सारी क्राइसिस सिचुएशन से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? ये तो डोनाल्ड ट्रंप बेटर जानते हैं रिमा के कब इसमें से निकलेंगे, क्योंकि अब तो जब वो मोदी जी को माय डियर फ्रेंड कहते हैं तो मुझे डर लग जाता है। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, और डील हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट में एडेड है सर। और ये भी बोला कि अब हम इंडिया से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पहले इंडिया हमारे से ज्यादा पैसा कमाता था। बताइए किस टाइप की ये स्टेटमेंट है? ये क्या मतलब दो कंट्री के रिश्ते नहीं है, ऐसा लगता है सप्लायर और वेंडर के रिश्ते हैं खाली। ये किस प्रकार से उनकी विदेश नीति है, किस प्रकार से वो डिफाइन करते हैं, ये तो वही जानते हैं। बाकी जिस्ट ये निकल के आता है आरबीआई पॉलिसी से कि आने वाला समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 महीने में लोगों को अपने जो घरेलू बजट्स हैं, अपने आपके खुद के बजट्स हैं, उन पे थोड़ा सा नियंत्रण लाना चाहिए। एंड यू शुड ट्राई एंड पोस्टपोन योर लार्जर इन्वेस्टमेंट्स या लार्जर परचेजेस। आपने घर वगैरह लगाया, थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, लिक्विडिटी हाथ में रखिए, फजूल खर्चे को बंद करिए। क्योंकि जो इन्फ्लेशन आ रही है, जैसे जैसे 7.5 रुपए की पेट्रोल डीजल की प्राइस इकोनॉमी में नीचे ट्रिकल डाउन होगी, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, एब्जॉर्ब होगी, वैसे वैसे आपको रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ से और ऊपर जाती दिखेगी। तो गवर्नर साहब ने जो 6.6 जीडीपी किया, 5.1 इन्फ्लेशन किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत कंजर्वेटिव किया है उन्होंने। हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा महंगाई और इससे भी कम जीडीपी आने वाले समय में देखने को मिले। सारा दारोमदार रहेगा उस व्यक्ति पे जिसको डोनाल्ड थ्रेट कहते हैं, क्षमा करें, डोनाल्ड टैरिफ कहते हैं, क्षमा करें, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उनके ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि कितनी जल्दी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलते हैं और कितनी जल्दी क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आते हैं। यानी सर अगली पॉलिसीज में थोड़ा हॉकिश स्टैंस का डर बना करके चलें क्या? जी
बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, जब भी पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है तो मैं और मेरी टीम ऑर्निमा, हम लोग एक दिन पहले अपनी पॉलिसी पैरामीटर्स नोट करते हैं। तो मैंने जो पर्सनली नोट करी थी कल, उसमें मैंने न्यूट्रल से हॉकिश किया था। उन्होंने हॉकिश तो नहीं किया है, पर उन्होंने न्यूट्रल के आगे जो कमेंट्री दी है, वो कमेंट्री मुझे हॉकिश लग रही है। तो इसलिए मैंने तो उसको हॉकिश ही रखा है। हॉकिश का मतलब होता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, रेपो रेट के बढ़ने का खतरा नजर आ रहा है। इट विल ऑल, क्यों उन्होंने ऐसा रखा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप नजर बना के रखिए एनर्जी प्राइसेस पे और ग्लोबल इन्फ्लेशन पे, जो दुनिया की सिचुएशन है। तो उसमें हम ज्यादा कुछ अटकलें लगा नहीं सकते, क्योंकि सारा कुछ ये सब मामला इंपोर्टेड है, हमारे यहाँ का नहीं है। समस्याएं हैं इस वक्त, इंपोर्टेड समस्याएं हमारे यहाँ। तो आई थिंक वी हैव टू कीप एन आई, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे। रोज नई नई घोषणाएं, नए नए स्टेटमेंट्स, नए नए करार। आज डील हो रही है, कल हो रही है, फिर नहीं हो रही, फिर कोई मिसाइल चल गई, फिर एक शांति प्रस्ताव की बात चल रही है, फिर ईरान ने ये कह दिया, ट्रंप ने कह दिया। आप देख रहे हैं रोज आना कुछ ना कुछ आपको नया सुनने को मिल रहा है, जो कि अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। तो इस अनिश्चितता को दिमाग में रखते हुए, अनसर्टेनिटी को दिमाग में रखते हुए, आई थिंक पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। एंड कीप एन आई ऑन द नंबर्स, बिकॉज एनीथिंग कैन चेंज गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जो कुछ भी पॉलिसी में निकल करके आया है, खैर ध्यान देने की जरूरत तो है, और अगली पॉलिसी में क्या कुछ होता है ये एनर्जी प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।